गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, वॉइस और बोर्ड विजुअल है सभी लोगों को। श्रेयांश, किसान, साहिल, आयुष, संस्कृत, विक्रम, दीक्षा, हिमांशु, हर्ष, चैतन्य, हिमांशु, शनि, ईशान। तो चलो आज हम लोग ना आगे लेक्चर्स को बढ़ाते हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स में जो ना मल्टीप्लिकेशंस, दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशंस मैं बाद में कर पाऊंगा। साहिल ने जैसे क्वेश्चन पूछा था तो वो मल्टीप्लिकेशन से था। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको रिलेशंस बिटवीन जो है ना कोफैक्टर्स, किसी डिटर्मिनेंट्स और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। एडजॉइंट आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। आज हम लोग मिक्स करेंगे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस को मिक्स करेंगे। डिटर्मिनेंट्स जो छूट गया था बहुत सारे, डिटर्मिनेंट्स में भी बचा हुआ कुछ पार्ट, और मैट्रिसेस का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मतलब आप दोनों लेक्चर जो है एक साथ चलेगा। तो 2-3-4 लेक्चर जो है ना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का होगा। उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे साहिल पूछ रहा था कि कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स मैट्रिक्स, जैसे दो मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, यही सब देखेंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन से। डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। एक तो मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन जो है ना इक्वेशन सॉल्विंग में भी हम लोग करते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है ना एरिया फाइंड आउट करने में करते हैं। किसी ट्राइंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, या पेंटागन या हेक्सागन का, हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी कवर अप किए थे जो लाइव लेक्चर किए होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग 10th में भी बनाते हैं कि ट्राइंगल के एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वहां पे हम लोग डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में न लिख करके कैसे लिख देते हैं कि एरिया अगर ट्राइंगल का फाइंड आउट करना हो तो हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो कि वर्टिसेस के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, ये x1 y1 है, और ये बी कोऑर्डिनेट जो x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट अगर x3, y3 है। इसका जो एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जनरली हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। और याद होगा ये फॉर्मूला जो है ना, हम लोग 10th क्लास में आप पढ़े हो गए फॉर्मूला, हाफ ऑफ ये जो होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और प्लस होता है x3 इंटू ये हो जाता है y1 माइनस y2 हो जाता है। ठीक है ना। सो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2। इस तरह से लोग मेमोराइज रहते हैं एक ट्राइंगल का एरिया। 10th में ये फॉर्मूला पढ़े होगे आप, सीबीएसई में अगर होगे तो। जनरली आप क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में भी लिखा जाता है। इसी को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखोगे ना तो ये आएगा। इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1। या तो इस तरह से लिखो या इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। कॉलम वाइज भी लिख सकते हो आप, या रो वाइज भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। कॉलम वाइज या लिखो वो रो वाइज, बात बराबर ही होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके इक्वल होगा हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1। स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग ये सब करवाते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक्चुअली जो है ना साहिल 1 इसलिए क्योंकि इसी को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखोगे ना तो ये बेसिकली इसी फॉर्मेट में आएगा। कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करो, कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, x1 इंटू क्या लिखोगे, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो y2 और माइनस y3 नहीं आएगा ये, और फिर क्या होगा, यहां माइनस लिखते हैं x2 तो माइनस x2, और फिर रो एंड कॉलम को डिलीट करोगे ना तो ये रोज और कॉलम डिलीट होगा, ये y1 माइनस y3 होगा। ये माइनस साइन सप्लाई करोगे, ठीक है ना, इसके अलोंग डिलीट करोगे, ये हो जाएगा y1 माइनस y3। लेकिन यहाँ प्लस अगर लिखते हो तो उसी को मैंने y3 माइनस y1 लिखा हूं, बात समझे। और फिर x3 प्लस x3 इसके अलोंग डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, वही मैं लिखा हूं x3 इंटू y1 माइनस y2। तो जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना हो किसी भी ट्राइंगल का, तो कोई भी एक कॉलम और एक रो 1 1 1 होगा ऑलवेज। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स का।
और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में क्या आएगा, तीनों वर्टेसिस का एक्स कोऑर्डिनेट। कॉलम 1 में तीनों वर्टेसिस का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और कॉलम 2 में तीनों वर्टेसिस का आपको वाई कोऑर्डिनेट आएगा और थर्ड कॉलम में 1 1 1 लोगे। जस्ट एक फॉर्मूला हो गया एरिया फाइंड आउट करने का, ठीक है ना साहिल। तो देखो ये जनरली इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव लेते नहीं है। इसका जो ना एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, तो इसको मैं नोट करके लिख देता हूं, कुछ सर्टेन पॉइंट है, ठीक है। सिंस एरिया इज पॉजिटिव, since area is positive quantity, ठीक है, so we always take the absolute value, so we always take the absolute value, ठीक है। इसका हमेशा हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है ना। डिटरमिनेंट्स 1 का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड वैल्यू, ठीक है ना, मॉड वैल्यू जो मॉडुलस पढ़ा है इसका मॉड लोगे। एक्चुअली कहा जाता है कि अगर ये इसको देखोगे डिटरमिनेंट्स में ना, ये मैं वर्टेसिस जो है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हूं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो एरिया पॉजिटिव आता है। और अगर इस डायरेक्शन में लेते हो यानी x1 x3 x2, अगर इस तरह से लिखते हो x1 x3 x2 y1 y3 y2 1 1 1, उस केस में एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लॉकवाइज में लेते हो तो निगेटिव आएगा, और वर्टेसिस अगर एंटी क्लॉकवाइज में लेते हो डिटरमिनेंट्स में तो एरिया पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज में लो या एंटी क्लॉकवाइज में, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर निगेटिव भी आता है तो मॉड साइन ले लोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो होगा इसका कि एरिया फाइंड आउट करने के लिए जब भी आपको एरिया दिया रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है और बोर्ड में भी पूछा गया है। जब भी आपको एरिया दिया गया हो तो हमेशा प्लस माइनस वैल्यू लोगे। मान लो एरिया, क्योंकि मॉड ले रहे हो और एरिया अगर दिया रहेगा ना तो हमेशा प्लस माइनस साइन लेगा। ये दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं कि इफ एरिया इज गिवन, ठीक है, इफ एरिया इज गिवन then use both positive and negative value of the determinant, ठीक है ना। दोनों साइन आप यूज करोगे। एरिया जब भी आपको दिया रहेगा तो प्लस माइनस साइन दोनों यूज करेंगे। और एक चीज ये होगा कि मान लो ये अगर जीरो आ जाए, अगर ये जीरो आ जाए, क्या लगता है क्या होना चाहिए, डेल्टा अगर जीरो हो जाए तो इससे क्या इंटरफेरेंस निकालोगे, कौन मुझे बताएगा। अगर हाँ कोलिनियर हो जाएगा, एकदम सही बोले, स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल, the area of triangle formed by 3 points, formed by 3 collinear points, ठीक है ना, ये जीरो होगा। तो कोलिनिटी भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। जब भी आपको 3 पॉइंट से एरिया फाइंड आउट किया, अगर वो जीरो आ गया दैट मीन्स क्या होगा, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो एबीसी क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। यानी अगर डेल्टा अगर जीरो आता है दैट मीन्स ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझे। इसमें ध्यान ये रखना है कि डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में हाफ बहुत लोग मिस करता है, तो हाफ आपको लिखना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स के बगल में हाफ ऑफ लिखना है। आगे चल के ये मैं आपको वेक्टर में पढ़ाऊंगा एरिया, जैसे ट्राइंगल के एरिया में हाफ ए क्रॉस बी लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में,
क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो। और अगर मान लो पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे वेक्टर के फॉर्म में तो हाफ हट जाता है, ए क्रॉस बी सिंपली हम लोग लिखते हैं। हम लोग वेक्टर में भी ये चीजें पढ़ेंगे। वैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। तो अब करें इसको, इसमें डॉट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ये पहला एप्लीकेशन होगा डिटर्मिनेंट्स का, एरिया फाइंड आउट करने में करते हैं। ठीक है, रब करें। चलो ओके। अब जो फिक्स अप्रोच है मैं उस पर एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे बोलेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल with vertices at the point in each of the following. जैसे मान लो 1,0, 6,0, 4,3, ठीक है। और सेकेंड दे रहा हूं -2, -3, 3,2 एंड -1, -8। दो टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पहला टाइप ये होगा कि 3 वर्टाइसेस दे देगा और पूछेगा कि आपसे एरिया फाइंड आउट करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस ऑफ द पॉइंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दो पार्ट दे दिया, अगर 3 वर्टाइसेस दिया गया और किसी ट्राइंगल का तो एरिया क्या होगा। बहुत स्लोली फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन जो ना, और डिटर्मिनेंट्स यूज करके ही बनाओगे। वैसे तो आप वो वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ एक्सपेंशन वाला। डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंडेड फॉर्म में भी मैं लिख दिया हूं। तो इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या होना चाहिए इसका आंसर? डेल्टा जो हो जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है ना, x1, x2, x3, यानी 1, 6, 4 हो जाएगा। y1, y2, y3, यहाँ 0 है और ये भी 0 है और ये 3 है और फिर 1, 1, 1, ठीक है ना। कॉलम 1 में क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा, कॉलम 2 में y कोऑर्डिनेट आएगा और डायरेक्टली कॉलम 2 के अलावा एक्सपैंड कर दोगे, ये हो जाएगा हाफ ऑफ। और इसके अलावा एक्सपैंड करोगे इस 3 के अलावा, ये रोज एंड कॉलम डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये -15/2 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एरिया पॉजिटिव लेते हैं तो उस केस में मॉड वैल्यू ले लोगे, ठीक है। 15/2 स्क्वायर यूनिट होगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। एकदम सही है सभी लोगों का, साहिल, श्रेयांश, दिव्यांशु, एकदम सही है। 15/2 होगा। सेकंड का क्या लगता होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे? सेकंड का कैसे फाइंड आउट करोगे और क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाफ ऑफ। तो कॉलम 1 में क्या करोगे, इसके वर्टाइसेस का एक्स कोऑर्डिनेट को रखोगे तो -2, 3 और -1, ठीक है। और कॉलम 2 में इसके y कोऑर्डिनेट को पुट अप करोगे, -3, 2 और -8, और कॉलम 3 में 1, 1, 1 होगा, ठीक है। इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो रो 1 के अलाउंट तो क्या होगा, -2 इंटू इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो 2 -+8 हो जाएगा, और -3 इस रो एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 3 -+1 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू ये हो जाएगा -24
और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ये 10 हो जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा, माइनस माइनस ये +3 इंटू 4 हो जाएगा, और ये फिर ये माइनस और -24 + 2 तो -22 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/2 -20 और +12 और माइनस माइनस +22 हो जाएगा। समझे, -20 में +12 हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा +22, ये वैल्यू कितना आएगा 14/2, ये 7 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। 15 सर, इसमें प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। हाँ एकदम श्रेयांश, प्रॉपर्टीज यूज करके भी बना सकते हो। ये तो मैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस लिया हूं। एग्जाम में क्या करेगा, ये वैल्यू ना दे करके a + b, b, c + a, c, d + a, कुछ इस तरह से जो है ना वेरिएबल भी पुटअप कर सकता है। जैसे देखो ना, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे कुछ इस तरह से देगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, so that the point a b + c b c + a और वर्टेक्सेस c है, c a + b, ठीक है, आर कोलिनियर। ठीक है ना, जैसे इस तरह से दे सकता है कि 3 वर्टेक्सेस 15 आएगा, ऐसा है क्या, 12 ने यहां कहां गलती किया, 10 -2 3 -1 -3 2 -8 और 1 1 1, तो -2 के क्रॉस तो 2 और माइनस माइनस +8, तो 2 + 8 हो जाएगा, और -3 माइनस ऑफ -3 ये हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस +1। ठीक है, और सॉरी यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस लिखोगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो -22 और -20 ये वैल्यू हो जाएगा -42 और +12। ठीक है ना, ये वैल्यू 30 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस साइन के साथ आएगा, मॉड ले लोगे, ये वैल्यू 15 स्क्वायर यूनिट आएगा। सही आंसर 15 होगा। यहाँ मैं माइनस लिख दिया था, यहाँ पे प्लस होगा, साइन अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है साहिल, 15 आएगा। अच्छा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखो श्रेयांश, जैसे बोलेगा सो दैट द पॉइंट ए b + c, पॉइंट बी जो है b, c + a, और पॉइंट सी जो है c, a + b, जैसे प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो होगा कोलिनियर होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। इसमें प्रॉपर्टी यूज करोगे, डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करोगे। क्या होना चाहिए इसका डेल्टा निकालोगे तो हाफ ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलम वाइज जो लिखोगे इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लिखोगे, ABC हो जाएगा, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है कॉलम 2 में लिख दो, ये हो जाएगा B + C, C + A और A + B, और कॉलम 3 में 1 1 1 लिखेंगे। ये होगा वर्टिसेस के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देख सकते हैं, इसको मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये कोलिनियर दिखाना है, तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्या होगा, कि 0 होगा एरिया। अब देखो प्रॉपर्टी से ये कर सकते हो, कॉलम 2 को कॉलम 2 + कॉलम 1 लिख दो, तो ABC, और कॉलम 2 को कॉलम ये हो जाएगा A + B + C, A + B + C और A + B + C, ये होगा कॉलम, आइडेंटिकल हो जाएगा। और फिर अगर हम कॉलम 2 से A + B + C अगर हम कॉमन ले लें, तो फिर क्या होगा, कॉलम 2 में क्या बचेगा, 1 1 1 बच जाएगा, और कॉलम 3 में तो ऑलरेडी पहले से 1 1 1 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉलम 2 जो है ना कॉलम 3 के आइडेंटिकल है।
अब देखो इस तरह से बनाओगे ना तो ही मार्क्स देता है। प्रॉपर्टीज का कहीं कहीं यूज करना है। हाँ दिव्यांशु सही है, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 भी कर सकते हो। हाँ कॉलम 3 को एकदम बहुत सारे मेथड हो सकता है, ठीक है ना। जैसे भी हो आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। विदाउट प्रॉपर्टीज डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करोगे, बात समझे। और देखो इस क्वेश्चंस को बना के देखो कितने लोग बना पाते हो। एक थर्ड में क्वेश्चंस इसी 3 टाइप का क्वेश्चंस आता है। जैसे देगा कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is 35 square unit with vertices 2, -6, 5, 4 and k, 4, देन बोल रहा है k का वैल्यू किसके इक्वल होगा। जैसे ए ऑप्शन में तो बोल रहा है 12, बी ऑप्शन में -2, सी ऑप्शन में -12, -2 और डी ऑप्शन में 12, -2। कैसे निकालोगे इसको। किसी ट्रायंगल का एरिया दिया गया 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और तीनों वर्टाइसेस भी मेंशन कर रहा है उस ट्रायंगल का 2, -6, 5, 4 एंड k, 4। तो बोल रहा है k का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। फाइंड आउट करो इसको। बोर्ड में और मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन काफी आया है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो डिटर्मिनेंट्स का तो कंसेप्ट यूज होगा ही होगा, एरिया का भी कंसेप्ट यूज होगा। अब देखो साहिल भूल गया मेरे थ्योरी को, मैं स्टार लगाया था इस पॉइंट पे। साहिल बोल रहा है कि -2 होगा। साहिल एक बात तो समझो, जैसे मैं ट्रायंगल का वर्टाइसेस जो है ना दिया गया है 2, -6 एक वर्टाइसेस, दूसरा वर्टाइसेस है 5, 4 और तीसरा वर्टाइसेस है, ठीक है, k, 4। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 35 जो लिखा हुआ है ना, वो 35 ना लेकर के आप ±35 लोगे। मैक्सिमम लोग जानते हो ये गलती करते हैं, प्लस माइनस लेना है क्योंकि मॉड वैल्यू है ना। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज अगर वर्टाइसेस को डिटर्मिनेंट्स में लोगे तो एरिया पॉजिटिव आएगा, और अगर क्लॉकवाइज लोगे तो एरिया निगेटिव आएगा। तो दोनों ही साइन लोगे, ±35 लोगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ ऑफ 2, 5 और k, और फिर -6, 4, 4। सो कॉलम 1 में एक्स कोऑर्डिनेट के वर्टाइसेस को रखोगे और कॉलम 2 में वाई कोऑर्डिनेट को वर्टाइसेस को, और कॉलम 3 में क्या होगा 1, 1, 1 होगा। ये +-35 हो जाएगा। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक्सपैंड कर देता हूं डायरेक्टली। तो मतलब एक्सपैंड करोगे तो ये जाएगा 4 और -4, ये 0 हो जाएगा, और -6 तो ये जाएगा 5 - k, और प्लस हो जाएगा 1 इंटू और 20 - 4k, और इक्वल टू +-70 लिखोगे। बात समझे 70 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 70 हो जाएगा। ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 5 - k, और प्लस हो जाएगा 20 - 4k इक्वल टू +-70। ये हो जाएगा 30 - 6k, और प्लस हो जाएगा 20 - 4k इक्वल टू +-70 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 प्लस ये 50 हो जाएगा, 50 माइनस और ये 10k इक्वल टू +-70 हो जाएगा। तो बताओ 10k इक्वल टू क्या आएगा, अगर प्लस लेके सॉल्व करोगे तो 10k इक्वल टू हो जाएगा 50 - 70 -20 आएगा,
और यहाँ नहीं तो 50 है, माइनस माइनस प्लस 20 तो 120 आएगा। यहां से तो जो सेकेंड एप्लीकेशन होगा डिटर्मिनेंट्स का, हम लोग लाइन इक्वेशंस ऑफ लाइन का अगर इक्वेशंस लिखना हो तब हम लोग यूज करते हैं। मान लो इस पे x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 दिया गया, ठीक है ना, और इस पे कोई लाइन का इक्वेशंस लिखना हो तो एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग ले लेते हैं x, y। तो एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line passing through x1 comma y1 and x2 comma y2 क्या होना चाहिए? हाफ ऑफ x y1 x1 y1 1 और x2 y2 1, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एरिया इसका इस तीनों पॉइंट से जो फॉर्म करेगा एरिया वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हाफ तो 0 हो नहीं सकता है, तो इसलिए हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। इसी को जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो देखना कुछ इस तरह से आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 आएगा, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, इसको m बोलते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 आएगा, जहां पे m क्या है? m जो है स्लोप है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो डिटरमिनेंट्स फॉर्म में भी हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखते हैं। डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखोगे तो ये 0 होना चाहिए, x1 y1 1 x2 y2 1, यानी तीनों पॉइंट जो है ना a b p कोलिनियर होना चाहिए, यानी हाफ ऑफ डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हाफ 0 हो नहीं सकता, इसलिए डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म में डिटरमिनेंट फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखते हैं। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो इसी को 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस 2 पॉइंट फॉर्म में, और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं। ये इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट को। तो दूसरा एप्लीकेशन डिटरमिनेंट्स का ये होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और मान लो तीसरा एप्लीकेशन क्या होगा कि 3 लाइन दिया गया है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0।
ये कंकरेंट द लाइंस जो है ये कंकरेंट कब होंगे? द लाइंस आर कंकरेंट। ये कंकरेंट तभी होंगे जब इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 होगा, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कंकरेंट का मतलब होगा कि एक ही पॉइंट से तीनों लाइन पास करना चाहिए। जैसे एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया और तीसरा लाइन जो है इसी से पास करना चाहिए, इसी पॉइंट से। ये हम लोग तीनों लाइन बोल रहे हैं कंकरेंट है, ठीक है ना? एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं और ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे इस टाइप से दे सकता है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k if the lines x minus y plus 2 equal to 0, 2x plus y plus 1 equal to 0 and x minus y plus k equal to 0 are concurrent। या मान लो यहां पे लिख देता हूं k x plus y और प्लस 3 equal to 0 are concurrent। ठीक है ना? कंकरेंट का मतलब होगा ये तीनों पॉइंट, तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर रहा होगा। तो बोला है कि क्या होगा जिससे कि ये तीनों लाइन जो है ना कंकरेंट हो जाए। x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड kx प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे निकालोगे इसको? तो तक मैं टिक ले लेता हूं। ठीक है, बढ़े आगे। हम प्रॉपर्टी यूज करके भी बना सकते हो, यानी तो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखो और फिर डायरेक्टली उसको एक्सपैंड कर लो। जैसे इसका क्या करोगे? डायरेक्टली एरिया को 0 कर दोगे, नहीं एरिया सॉरी है इसका डिटर्मिनेंट्स कोएफिशिएंट जो बनने वाला, ये ध्यान रखना है 1 1 1 नहीं आता है। तीनों लाइन कंकरेंट तभी होगा जो इसका जो कोएफिशिएंट होगा। तो बताओ कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 माइनस 1 2 और फिर इसका 2 y का कोएफिशिएंट 1 है 1 और फिर k y का कोएफिशिएंट 1 है इंटू 3। ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और ये फॉर्मेट जो है ना इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना? राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। जैसे मान लो अगर इस लाइन के इक्वेशंस अगर इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड ले आओगे, ठीक है ना? इसको पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो -2 को हम लोग +2 इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर इसको पुट अप करोगे। तो इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो, यानी तो कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके आपको 0 बना सकते हो, यानी तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली एक्सपैंड ही कर लो। तो 3 माइनस 2 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा और -1 ये 6 माइनस k हो जाएगा और +2 इंटू ये 2 माइनस k हो जाएगा, ठीक है ना? इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 माइनस k और प्लस 4 माइनस 2k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 10 और 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3k इक्वल टू 0। यहां से k का वैल्यू क्या आएगा? 4k इक्वल आएगा। यानी k अगर हम 4 लेते हैं तो ये तीनों लाइन क्या होंगे? कंकरेंट हो जाएगा। और k अगर 4 के इक्वल नहीं लेते हो तो फिर तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास नहीं करेगा, ठीक है ना? ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हो गया लाइन कंकरेंट कब होगा। तीसरा एप्लीकेशन सॉरी लाइन कंकरेंट कब होगा। पहला मैं एप्लीकेशन बताया हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में फाइंड आउट करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन मैं बताया हूं लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस लिखने में यूज करते हैं। और तीसरा एप्लीकेशन हो गया कि तीन लाइन कंकरेंट कब होगा? जब इससे कोएफिशिएंट से जो स्ट्रेट लाइन का जो कोएफिशिएंट से जो बनने वाला डिटर्मिनेंट होगा अगर उसका वैल्यू 0 है तो तीन लाइन क्या होंगे? कंकरेंट होंगे। एक एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं ये भी, फोर्थ एप्लीकेशन देखो। अब बोलोगे कि आया कैसे? ये बहुत सिंपल है, दो लाइन को सॉल्व कर दिया गया। बात समझे? दो लाइन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाला गया और वो एक्स एंड वाई का वैल्यू थर्ड इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो जो थर्ड इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा उसी को जो है ना डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया है। अब देखो फोर्थ एप्लीकेशन जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जिसे रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इफ ये 0 होना चाहिए एबीसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² और माइनस ch² का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? और ये 0 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे इसको तो ये आएगा a h g h b f g f c, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ये दोनों सेम होना चाहिए, जी जी के इक्वल होना चाहिए, ये एफ एफ के इक्वल होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट जो है ना ए बी सी के इक्वल होना चाहिए। आगे देखोगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये पढ़ा है, 2 लेक्चर्स लिया हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ये 2 पेयर ऑफ लाइन 2 लाइन को रिप्रेजेंट तभी करेगा जब इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ये वैल्यू 0 होना चाहिए। इसी डिटर्मिनेंट्स को जब आप एक्सपैंड करोगे ना तो ये आएगा एबीसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं है, चलो मैं एक बार पिक ले लेता हूं, उसके बाद मैं लिख देता हूं दूसरी जगह। इसलिए ये बोल रहा हूं डिटर्मिनेंट वैल्यू ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ठीक है ना? ये 0 होना चाहिए। ये मैं लिखा हूं डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए, या तो इस फॉर्म में मेमोराइज रखो। तो यानी तो एबीसी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो ये जो स्टेटमेंट ये जो मैं लिखा हूं इक्वेशन ये 2 पेयर ऑफ लाइन को डिनोट करेगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो फिर ये 2 पेयर ऑफ लाइंस को डिनोट नहीं करेगा, और इसका रिस्पेक्टिव चैप्टर में देखेंगे हम लोग। तो डिटर्मिनेंट्स में यही टोटल एप्लीकेशन 4 पार्ट में हम लोग यूज करते हैं। पहला हम लोग एरिया फाइंड आउट करने में डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है। सेकंड आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने में हम लोग यूज करते हैं। तीसरा एप्लीकेशन हो गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन और या 3 पॉइंट कंकरेंट है उसमें भी यूज होता है। तीसरा एप्लीकेशन हो गया कंकरेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कि 3 लाइन कंकरेंट है कि नहीं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। और चौथा एप्लीकेशन हो गया कि 2 पेयर ऑफ लाइंस एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पेयर ऑफ लाइंस को कब डिनोट करेगा? जब इसका ये डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो चलो पहला पॉइंट इसमें जो है ना डिटर्मिनेंट्स में जो कवर अप किया जो मैं एप्लीकेशन पार्ट पहला पॉइंट जो लिखवाया ना एरिया फाइंड आउट करने वाला वो आपका एनसीईआरटी में कवर है। बाकी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो है ना रेस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग करेंगे, इसको हम लोग रैप करते हैं। ठीक है ना? इसका क्वेश्चन आपको उसी के रिस्पेक्टिव चैप्टर में मिलेगा। देखो उसके बाद सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। और यहां से सही से सुनोगे क्योंकि यहां से फिर मैं मैट्रिसेस वाला पार्ट एक्सटेंड कर रहा हूं जो आपका बचा हुआ पार्ट है। हाँ साहिल जो है ना ये एग्जाम्पल आप देखो 11th वाले में वीडियो में आपको दिख जाएगा। जब मैं बताया हूं आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड करके रखा हूं 11th वाले चैप्टर में, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है साहिल? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले में इसका क्वेश्चंस देखोगे।
अब देखो पूछ रहे था ना कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे। तो देखो इसका डिफिनीशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be singular or non-singular. Singular and non-singular according as determinants of A is 0 और नॉन जीरो, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। बात समझे, सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर होना चाहिए। जैसे हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक पढ़े थे तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही था, उसी तरह से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस भी स्क्वायर होना चाहिए। वैसे मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 है उसको बोलेंगे सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन सिंगुलर। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होगा। इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू अगर 0 तो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अगर 0 नहीं है, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ठीक है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसका डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है। इसके बाद जो है ना क्वेश्चन, इसका एग्जांपल देखो। जैसे बोलेगा कि गिवन एक 2x2 मैट्रिक्स दिया गया 1 3 2 2, और आई दिया गया 0 1 1 0। ध्यान रखना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। बोला कि इफ a माइनस लैम्डा आई इज ए सिंगुलर, then find the value of lambda। लैम्डा का वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। साहिल, निहाल, क्या होना चाहिए, एक मैट्रिक्स है 1 3 2 2 और आई है 0 1 1 0, और बोला ए माइनस लैम्डा आई एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो बोला लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। तो सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई निकालोगे, तो a माइनस लैम्डा है, तो मैट्रिक्स a दिया गया आपको, पुट कर दोगे तो 1 3 और 2 2 है, और माइनस लैम्डा, और i जो है मैट्रिक्स i इक्वल है 0 1 1 0 के। अब जो स्टार्टिंग में जो ना मैट्रिक्स का जो ऑपरेशंस बताए हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन, ये सब जो है ना यहाँ पे यूज करोगे आप, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला कंसेप्ट 1 3 2 2। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि लैम्डा को जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 लैम्डा 0 हो जाएगा। और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 3 माइनस लैम्डा, और ये 2 माइनस लैम्डा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा a माइनस लैम्डा है। अब ये मैट्रिक्स बोल रहा है सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो a माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यहीं से डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 करोगे तो 1 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2, ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 1 इंटू 2, और माइनस हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा,
तो 2/2 का जो एक्सपेंशन होगा इसका प्रोडक्ट और माइनस इसका प्रोडक्ट, यहाँ जगह 2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 और -2 लेमडा और ये जगह -3 लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 2 -6 से -4 हो जाएगा और -5 ये +5 लेमडा हो जाएगा और ये माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप देखोगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +4 = 0। यहीं से लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखना 1 और 4 आएगा। फैक्टराइज करोगे ना तो 1 और 4 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, यहां से लेमडा का वैल्यू 1 और 4 के इक्वल आएगा। दिव्यांशु सही है, 1 और 4 के इक्वल होगा। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। तो डिफिनेशन क्लियर होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। बहुत इजी की क्वेश्चन इसमें आता है जो ना डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखो इसका जैसे देगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x is the following matrix singular, और वो मैट्रिक्स है 3 - 2x x + 1 2 4। बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर, और वो मैट्रिक्स है 3 - 2x x + 1 2 4। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू को 0 के इक्वल कर दोगे अगर ये मैट्रिक्स सिमिलर है तो। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 2/2 का एक्सपेंशन मैं पहले बताया -2 टाइम्स ऑफ x + 1 = 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 - 8x और माइनस ये हो जाएगा 2x और -2 = 0। ये हो जाएगा -10x और 12 - 2 + 10 = 0। तो -10x = -10। यहां से देखोगे तो x का वैल्यू जो है -10 से -10 माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। एकदम सही है प्रीतम, निहाल, दिव्यांशु, हिमांशु, मैक्सिमम लोगों का करेक्ट है। बहुत इजी है जो है ना। इसके बाद चैप्टर्स जो भी पॉइंट हम लिखवाएंगे और बहुत वेटेज वाला है। अभी तक तो मैं डेफिनेशंस में उलझा हुआ था, मैं आपको एक्सपेंशंस बता रहा था, आप ऑपरेट करना बता रहा था। तो कंप्लीट होने के बाद जो रियल एप्लीकेशन देखोगे इसके 2 3 4 लेक्चर्स में जो है ना ज्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड और मेंस में आता है। जहां इनवर्स की बात करोगे, एडजॉइंट की बात करोगे, तो चलो मैं आज जो है ना कवर अप करता हूं आपको एडजॉइंट के बारे में, और इनवर्स मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो क्लास मिस नहीं करो। बहुत लोग जो है ना देख रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन में जुड़ नहीं रहे। ठीक है ना, रब करें इसको। देखो उसके बाद आपको एडजॉइंट क्या होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। अच्छा, जहां तक माइनस कोफैक्टर्स निकालने का तरीका आप जानते होंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में बताया था माइनस कोफैक्टर, उसी तरह से हम लोग मैट्रिसेस में भी निकाले हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स और निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, यहां से अच्छे से सुनोगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं पॉइंट रेज करने जा रहा हूं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है,
डिफिनीशन अगर आप समझ जाते हो तो एक से दो क्वेश्चन सिक्योर रहता है आपको, बोर्ड में भी और मेंस में भी। तो सही से सुनो इसका डेफिनेशन। जैसे मान लो कि कोई भी मैट्रिसेस ले लेता हूं, लेट ए इक्वल टू, और वो मैट्रिसेस स्क्वायर होगा, ठीक है ना, आपके कोर्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम डिफाइन करते हैं इनवर्स को, और यानी तो एडजॉइंट को। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय the matrix obtained by replacing each element of A by corresponding cofactor is called as cofactor matrix. Cofactor matrix of A, and is denoted by as cofactor of A. ठीक है ना, जनरेटेड है कोफैक्टर ऑफ ए। देखो कोफैक्टर्स हम लोग इसलिए फाइंड आउट करते हैं जिससे कि हम एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। एडजॉइंट क्यों पढ़ते हैं? एडजॉइंट इसलिए हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। और बोलेंगे कि इनवर्स क्यों फाइंड आउट करते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स इसलिए फाइंड आउट करते हैं जो इक्वेशन सॉल्विंग में आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इंटरलिंक्ड है सारा आपको मैट्रिसेस। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होगा। तो मैं एन लिखा हूं, ठीक है ना, ऑर्डर इसका, यानी इसका रोज एंड कॉलम क्या है, इक्वल है, एन के इक्वल है। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज कॉल्ड एज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड एज कोफैक्टर ऑफ ए। जैसे देखो कोई मैट्रिक्स, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी मैट्रिसेस है, जैसे मान लो ये A1 A2 B1 B2, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिसेस है। ये मैट्रिसेस का मुझे कोफैक्टर मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस फाइंड आउट करोगे। तो इस A1 का माइनस क्या होगा, याद होगा मैं M से लिखा था, तो माइनस ऑफ एलिमेंट, माइनस किसी एलिमेंट का होता है। और कैसे बताया था माइनस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद है? तो A1 का माइनस अगर फाइंड आउट करना है तो जिस रोज एंड कॉलम में उसको डिलीट कर दोगे तो क्या होगा कि ये B2 हो जाएगा, ये इसका माइनस हो जाएगा, एकदम से ये B2 होगा। M12 अगर फाइंड आउट करना, M12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करोगे तो ये B1 आएगा, ये होगा माइनस। M21 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो A2 आएगा। और फिर M22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करोगे तो A1 आएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं माइनस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये माइनस हो गया। अगर इसका कोफैक्टर निकालना हो तो क्या होगा, C11 क्या होगा, ये -1 के पावर 1 + 1 M1 होगा, ठीक है ना। कोफैक्टर का फॉर्मूला ये लिखा है ना, -1 के पावर I + j M11 होता है, MIJ होता है। ये आपका होता है कोफैक्टर्स। इसी में I के जगह 1, J के जगह 1, तो ये इवन हो जाएगा, तो ये माइनस के ही इक्वल आएगा। और माइनस जो है ना B2 के इक्वल है। उसी तरह से देखोगे C12 1 + 2 ऑड है, तो माइनस जो है ना माइनस साइन के साथ आएगा, ये -B1 हो जाएगा। उसी तरह से C21 निकालोगे तो -A2 आ जाएगा, और C22 फाइंड आउट करोगे तो ये A1 हो जाएगा। माइनस कोफैक्टर जो है ना इक्वल ही रहेगा। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, वो आपका होगा C11 C12 C21 C22। इसी को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। C11 हम निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल है, B2 के इक्वल है। C12 जो है -B1 के इक्वल है। C21 -A2 के इक्वल है, और C22 A1 के इक्वल है। ये आपका कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना।
कोफैक्टर मैट्रिक्स ये कहलाएगा, किसका? मैट्रिक्स ए का। यानी ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके उस मैट्रिक्स में अगर पुटअप कर दोगे तो उसी को हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। अब बोलोगे याद कैसे रखना है? आई थिंक गौर करो कैसे हम फाइंड आउट किए हैं। इसका A2, जैसे A1 का कोफैक्टर मैं B2 लिखा हूं, देख रहे हो, A1 का कोफैक्टर B2 होगा, A2 का कोफैक्टर क्या होगा? B1 होगा, A2 का कोफैक्टर B1 विथ माइनस साइन लिखा हूं। एक्चुअली आप देख सकते हो कि जो डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो गया है। A1 B2 के जगह B2 A1 हो गया है, नहीं हो गया है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट था वो भी इंटरचेंज हो गया है, लेकिन विथ माइनस साइन, क्योंकि यहां पे B1 था तो A2 आ गया, और यहां A2 था तो यहां पे B1 आ गया, और विथ माइनस साइन। पता नहीं कैसे आपको याद रखना है, आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। तो 2/2 का ये होगा कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है ना। और इसी के ट्रांसपोज जब लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? The transpose of cofactor matrix. Cofactor matrix of A is called as adjoint. ठीक है, adjoint of A, and is denoted as adjoint of A. शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो हम ट्रांसपोज लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेंगे उसी को हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका? अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या होगा इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स? ये रो में जो उसको कॉलम में लिख दोगे तो B2 माइनस B1 हो जाएगा। सो रो 1 में B2 माइनस B1 लिखा हुआ तो उसको कॉलम में लिख देंगे, ठीक है ना। और रो 2 में जो लिखा हुआ है माइनस A2 A1, इसको सेकंड कॉलम में लिख दो। ये हो गया आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिए, उसी का ट्रांसपोज ले लेना है। और ट्रांसपोज मैं पहले बता चुका हूं दोनों जगह, आपको डिटर्मिनेंट्स में भी बताया हूं और आपको मैट्रिसेस में भी बताया हूं। उसी का ट्रांसपोज अगर ले लेते हो एडजॉइंट मैट्रिक्स का, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, तो फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लोगे तो उसी को हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलेंगे। किसी को इस पर डॉट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो आप। एक बार सभी लोग टाइप कर दो, इसमें दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ये। आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए एडजॉइंट। जैसे मैं 2/2 का निकाल के दिखाया हूं, उसी तरह से मैं 3/3 का निकाल के दिखाता हूं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके गुड। इस मान लो एक मैट्रिक्स 3/3 का फाइंड आउट करके बताता हूं। इस मान लो A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है ना। ये 3/3 मैट्रिसेस है। इसका अगर डायरेक्टली कोफैक्टर निकालना हो तो C11 कैसे निकालोगे? C11 M11 के इक्वल होगा, और इस रोज एंड कॉलम को डिलीट कर दोगे तो ये हो जाएगा B2 B3 और C2 C3, ये जगह B2 C3 माइनस B3 C2। उसी तरह से कोफैक्टर अगर A2 का निकालते हो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे, ये माइनस साइन के साथ इक्वल होगा, ठीक है ना। तो माइनस साइन M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो B1 C1 और ये हो जाएगा B3 C3, ठीक है ना। इसी को एक्सपैंड कर लोगे, ये आ जाएगा C12। इसी तरह से C13 क्या होगा? ये M13 के इक्वल होगा। माइनर कोफैक्टर इक्वल होगा अगर I प्लस J इवन है तो 1 प्लस 3 क्योंकि 4 आता है, इवन है, इसलिए माइनर कोफैक्टर के इक्वल होगा। 1 प्लस 2 का सम करके ऑड है, इसलिए माइनस कोफैक्टर में माइनस साइन आ जाएगा। और M13 क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसका जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा वही कहलाएगा आपको माइनस C13 A3 एलिमेंट का, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का।
हो जाएगा ना। उसी तरह से C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये बेसिकली माइनस साइन के साथ होगा M21, और ये माइनस को फैक्टर के इक्वल हो जाएगा। ये माइनस साइन के साथ होगा 23, और ये एज इट इज हो जाएगा इक्वल। 32 ऑड है तो माइनस साइन के साथ इक्वल हो जाएगा, और ये एज इट इज हो जाएगा। निकालोगे ये, और जैसे ये फाइंड आउट करते हो तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ ए हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, और C31, C32 और C33। ठीक है ना। और इसी का ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज जो होगा C11, C12, C13, और ये C21, C22, C23। ठीक है ना। सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में लिख दिया, और C31, C32 और C33। ये थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में लिख दिया। ये आपको क्या लगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का 3x3 मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। इसमें कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो कि मैं लिख देता हूं आपको, और इसका मैं प्रूफ कर देता हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट कर सकते हो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, और इसको मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, पहला प्रॉपर्टीज ये होगा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई एन, यानी तो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई के, ए के। ना ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एंड आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा ये, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इससे क्वेश्चंस जो है ना आईटी में आ चुका है और बोर्ड में भी पूछ चुका है। मैट्रिक्स ए इंटू और एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑब्वियसली जिस ऑर्डर का लेफ्ट हैंड साइड होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होगा। अगर मान लो थर्ड ऑर्डर का लेते हो मैट्रिक्स ए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा? थर्ड ऑर्डर का होगा। यानी तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखो या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ही बात बराबर होगा। ए बी लिखो या बी है, यहाँ पे एज इट इज होगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। और वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स आई के इक्वल होगा, जहां मैट्रिक्स ए क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का, इस एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जब निकालोगे ना, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर n माइनस 1 होगा। बोलोगे n क्या? n इज ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ये ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर n माइनस 1 होगा, जहां n क्या है? ऑर्डर है। इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं आपको। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो होगा, इसमें बोल सकते हो अगर 3x3 मैट्रिक्स है, इन पर्टिकुलर फॉर 3x3 मैट्रिसेस या 3x3 मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होता है वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। बात समझे क्यों होगा होल स्क्वायर? क्योंकि n माइनस 1 है ना, n का वैल्यू 3 है, तो 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये जनरल केस हो गया सेकंड। एक पर्टिकुलर 3x3 के लिए नीचे लिख दिया हूं। अगर मैट्रिक्स 3x3 है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, एक चीज ध्यान रखना है, कोफैक्टर का हो या एडजॉइंट का, क्योंकि ये ट्रांसपोज है और ट्रांसपोज लेने पे मैं बताया हूं कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो या एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, वो दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है साहिल, ये तुम क्वेश्चन पूछे थे आज, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन जो सेकंड वाला नहीं बनाया हूं। और वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है। इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आपको।
रब करे इसको। फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज का प्रूफ कर देता हूं। आई थिंक डेफिनेशन समझ में आया। व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स, व्हाट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, आगे हम बढ़े। किसी को कहीं पे डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, श्रेयांश, प्रीतम, साहिल, अक्षित, ईशान, निहाल, दिव्यांशु, साहिल, ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं प्रूफ कर देता हूं आपको इसका फर्स्ट का, क्योंकि जानना जरूरी है प्रूफ भी कि कैसे आया। तो कोई मैट्रिक्स लेकर के मैं प्रूफ कर देता हूं, जैसे A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है ना। ये कोई भी मैट्रिसेस है, 3x3 मैट्रिसेस मैं ले लिया। इसका जो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है ना। इसी का मैं एक्सपेंशन बताया था कि कॉलम 1 के लोग एक्सपैंड करोगे तो A1 इंटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट प्लस A2 कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट A3 और कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट। इस तरह से मैंने 6 तरह से आपको एक्सपेंशन बताया था डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है ना। ये रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करोगे और कोफैक्टर के टर्म में लिखोगे तो ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। तो ये रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड किया, उसी तरह से रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो। देखो इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स से बनेगा, कोफैक्टर एलिमेंट से बनेगा, उसी को हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो C21 C22 C31 C32 C33, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करना बताया कैसे हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। अब इसी का ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट कर लेगा। एडजॉइंट ऑफ ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लोगे तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 और C33, ठीक है। ये आपका ट्रांसपोज ले लिया मैंने इसका, इसको मैंने कॉलम 1 में लिख दिया, रो 2 को कॉलम 2 में लिख दिया और रो 3 को मैं कॉलम 3 में लिख दिया। इसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मैं चल रहा हूं। जैसे A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो बताओ मैट्रिक्स A जो है वो किसके इक्वल है, वो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल है, C11 C12 C13 C21 C322 C23 C31 C32 और C33, ठीक है ना। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस मैं बताया हूं, ठीक है ना। इसको आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, A1 C11 प्लस A2 C12 प्लस A3 C13। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कि इसके इक्वल आएगा, नहीं आएगा। और ये किसके इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल है। बात समझे सभी लोग। फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो A1 C11 A2 C12 अब प्लस हो जाएगा A3 C13, इसी के इक्वल आएगा। और ये वैल्यू कभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल है। अब देखो क्या होगा कि फर्स्ट रो और फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हम लिखेंगे, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट्स में ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये सेकेंड कॉलम सेकेंड रो के क्या है, कोफैक्टर है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो का कोफैक्टर जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका सम 0 होता है। याद है मैं डिटर्मिनेंट्स के एक्सपेंशन में ये बात बताया था आपको, नोट करके। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और सेकेंड रो के कोफैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो इसका वैल्यू 0 होता है। सेम इज द केस, फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये थर्ड रो के कोफैक्टर है। फर्स्ट रो का एलिमेंट है और थर्ड रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 होगा। उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये क्या होगा, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है,
और ये सेकंड रो के कोफैक्टर ही है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगेन एक इक्वल होगा। जब आप B1 B2 B3 के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे ना, तो ये आएगा ना, ये हो जाएगा B1 C21 B2 C22 और B3 C23। ये होगा सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ अगेन ए के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से देखोगे कि इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और ये थर्ड रो के कोफैक्टर है, उसको ऐड करके 0 हो जाएगा। उसी तरह से 0 होगा, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल आएगा। ठीक है ना। इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर कॉमन ले लेते हो, मैट्रिक्स में जब हम कॉमन लेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन आएगा, तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा, जिसको ले सकता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के। इसी को हम आई बोलते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हो आप, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, लेकिन मोर रिफाइंड वर्ड में बोलो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, स्केलर मैट्रिक्स बोले थे। और इसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट अगर यूनिटी हो जाए तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तो यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है साहिल, समझ में आया फर्स्ट प्रॉपर्टीज। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के। ये हो गया फर्स्ट का प्रूफ। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज देखो, सेकेंड प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जब इसी से आएगा आप देखो प्रूफ। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब सेकेंड का प्रूफ देखो, जब हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है, तो मुझे प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर n-1 के इक्वल होगा। इसको मुझे प्रूफ करना है। देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं। अब देखो ये दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल है, इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू भी इक्वल होगा, तो दोनों साइड में डिटर्मिनेंट्स ले लेता हूं। ठीक है ना, ये मैं डिटर्मिनेंट्स ले लेता हूं। ठीक है, सो मैंने दोनों साइड क्या किया, डिटर्मिनेंट्स ले लिया। अब मैं आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स निकालें या डिटर्मिनेंट्स निकाल के मल्टीप्लाई करें, ये दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो फिर क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, और ये इक्वल होगा, इसको मैं लैम्डा मान सकता हूं। मैंने क्या किया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को लैम्डा मान लिया, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो इसलिए मैंने लैम्डा एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूं, एक याद होगा, मैं डिटर्मिनेंट से लैम्डा अगर बाहर खींचते हैं तो क्या होता था, याद है सभी को, डिटर्मिनेंट से अगर लैम्डा बाहर अगर खींचेंगे तो पावर लेते हुए लाता है, लैम्डा टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई हो जाएगा। कोई स्केलर को डिटर्मिनेंट से बाहर लोगे तो पावर जो ऑर्डर है ना, पावर लेते हुए बाहर आता है, तो लैम्डा टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो लैम्डा टू दी पावर n हो जाएगा। और समझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होता है 1 होता है, इसका तुम डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जब निकालोगे तो 1 के इक्वल आएगा। अब यहां से देख सकते हो, अब आप लैम्डा का वैल्यू पुट कर सकते हो, लैम्डा किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल, तो लैम्डा टू दी पावर n हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर n के इक्वल आ गया। यहां से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या होगा, यह देगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर n-1 हो जाएगा। समझे, यहां मैं लिख देता हूं, यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर n। यहां से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जब आप निकालोगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर लाओगे तो नहीं हो जाएगा, पावर n-1 हो जाएगा। समझे इसका प्रूफ। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर n-1 होता है। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैं दोनों ही कंसेप्ट मैं आपको बताया हूं।
ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और ये दो प्रॉपर्टीज और इसका प्रूफ। ठीक है ना निहाल, श्रेयांश, रब करें इसको। एक दो पॉइंट और है जो मैं लिख ही देता हूं। थर्ड पॉइंट होगा इफ ए सिमेट्रिक, if A is symmetric matrix, then adjoint of A are also symmetric. मतलब कोई भी मैट्रिक्स A अगर सिमेट्रिक है तो उससे जो बनेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालोगे वो भी मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते थे, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट इक्वल होता था jth रो ith कॉलम के एलिमेंट, ए आई जे इक्वल टू ए जी है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है, इफ ए इज सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए ये भी सिंगुलर होगा, ये जो ऑल्सो सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर अभी जस्ट मैं बताया था कि अगर डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए अगर सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी अगर ए का डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए का भी डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसे जो बनने वाला एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो भी सिंगुलर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर कहीं पे निकालने के लिए बोले तो ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पलट जाता है, उल्टा लिखोगे। ठीक है ना। वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एक चीज ध्यान रखना है, ये पलट के लिखेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी नहीं होगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आगे चलकर मैं इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है ना, अभी जस्ट मैं लिख दिया हूं। अच्छा चलो मेरे को क्वेश्चंस बना के दिखाओ कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। जैसे फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फाइंड द एडजॉइंट ऑफ find the adjoint of the matrices। जैसे मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, वो मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 4 और एक मैं 3x3 ले लेता हूं। जैसे 1 -1 2 2 3 5 और फिर -2 0 1। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, कैसे एडजॉइंट निकालोगे, फाइंड आउट करो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लूंगा। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3x3 और या नहीं तो 2x2 अगर मैट्रिसेस है उसका एडजॉइंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट में मैट्रिसेस में लिया 2x2 का 1 2 3 4। हाँ एकदम, अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे तो कोफैक्टर ऑफ ए होता है C11 C12 C21 C22। C11 क्या होगा, रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो ये 4 हो जाएगा। और इस 2 एलिमेंट का माइनस क्या होगा, -3 होगा, लेकिन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है तो क्योंकि सम उसका ऑड है 1 + 2 है तो 3 की जगह क्या लिखोगे, -3। C21 फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो
और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो 2 आएगा, लेकिन -2 होगा, लेकिन कोफैक्टर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस 4 का माइनस होगा 1 होगा, जो कि कोफैक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। प्रीतम निकाल चुका है, दिव्यांशु। किसी को इसमें डाउट है तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर मान लो कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं निकालता है आपसे तो बहुत डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना आगे। कोफैक्टर निकल गया, इसी का ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये हो जाएगा 4 -3 और -2 और 1, ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया गया था 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, इसका मुझे फाइंड आउट करना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब C11 कैसे निकालोगे, यहां मैं निकाल देता हूं। C11 जो होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो ये 3 -0 तो ये 3 हो जाएगा। C12 विथ माइनस साइन लोगे, क्योंकि 1 + 2 ऑड है, तो इसका -1 का रोज एंड कॉलम डिलीट करोगे तो 2 और माइनस +10 ये 12 हो जाएगा, विथ माइनस साइन लोगे, ठीक है ना। उसी तरह से C13 निकालोगे तो 1 + 3 क्योंकि इवन है तो माइनस को फैक्टर इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको अगर डिलीट करते हो तो 0 और माइनस +6 तो ये 6 हो जाएगा, माइनस को फैक्टर के इक्वल होगा इस केस में। उसी तरह से C21 अगर निकालते हो तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा -1 और -0, तो -1 हो जाएगा, लेकिन +1 लिखेंगे क्योंकि 2 + 1 क्या है, ऑड है। तो माइनस निकाल के माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड करेंगे I + J। अगर I + J इवन आता है तो माइनस को फैक्टर के इक्वल होगा, अगर I + J ऑड आता है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे को फैक्टर निकालते वक्त, ठीक है ना। उसी तरह से C22 निकालोगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इसको डिलीट करते हो तो 1 -+4 तो 5 हो जाएगा, और 5 ही लिखेंगे क्योंकि 2 + 2 इवन है। उसी तरह से C23 निकालोगे तो क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 0 और ये माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, लेकिन -2 को हम लोग +2 लिखेंगे क्योंकि 2 + 3 इवन है। उसी तरह से C31 निकालोगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये -5 और -6 तो -11 हो जाएगा, और -11 ही लिखेंगे क्योंकि 3 + 1 क्या है, इवन है, ठीक है ना। उसी तरह से C2 अगर निकालोगे क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट मारो तो 5 - 4 तो 1 हो जाएगा, लेकिन हम -1 लिखेंगे क्योंकि 3 + 2 जो है ना ऑड है। और 3 अगर निकालोगे थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 3 - +2 5 हो जाएगा, और 5 ही लिखेंगे क्योंकि माइनस को फैक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 - 4 1 तो -1 लिखेंगे, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -12 6 फिर 1 5 2 और फिर -11 -1 और 5, ठीक है ना। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, और इसी का ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स जो आएगा, एडजॉइंट आपका हो जाएगा इसका 3 -12 6 1 5 2 और -11 -1 5, ये आपका कोफैक्टर एडजॉइंट निकल जाएगा। ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। समझे सभी लोग, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, और प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस पे तो आ जाएगा। डायरेक्टली मैं कोफैक्टर निकाल गया हूं, किसी को अगर मान लो डायरेक्टली कोफैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है तो पहले आप माइनस निकाल लो, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालो। इसको बनाओगे, अलग से चैप्टर दिया हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, ठीक है ना। आगे हम लोग इसी थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे, ये थ्योरी आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूएशन में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडजॉइंट का कुछ और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है और इनवर्स देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो 3-4 लेक्चर्स कोशिश करो सभी लोग अटेंड करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपका होगा, 3 से 4 लेक्चर्स। तो असाइनमेंट में जो इससे रिलेटेड है मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। कोई कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक चल रहा है लेक्चर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? चलो ओके।